नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। साथियों, गेहूं की फसल अब लगभग सभी जगह पर मिल्किंग स्टेज पर आ गई है, या फिर आप ये कहें कि बालियां बनना स्टार्ट हो गई है। कुछ में बालियां बनना स्टार्ट हो गई है और कहीं जगह पर बालियां जस्ट बनकर तैयार हो गई है। तो साथियों, अब हमें जो 60 दिन से 70 दिन की स्टेज गेहूँ की फसल की हो गई है, अब हमें इसमें ऐसा क्या देना चाहिए जिससे कि जो गेहूँ की फसल का जो बाली है उसका साइज लंबा हो सके, साथ में जो उसमें दाने भरने वाले हैं उन दानों का साइज अच्छे तरीके से बढ़ सके। क्योंकि अब हम यहाँ से फालतू का खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऐसी स्टेज है कि जहाँ से अगर हमने इसको नहीं संभाला या फिर गेहूं की फसल को अच्छी तरीके से हमने केयर नहीं करी तो फिर हमें उस तरीके से उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि गेहूं की फसल में इस टाइम में हमें क्या देना चाहिए। साथ में मैं आपको बिल्कुल बहुत कम खर्च का एक उपाय बताने वाला हूँ, जो आपको मार्केट में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप अपने घर बैठे उसका उस घोल को बना सकते हो और अपने खेत पर उसका उपयोग कर सकते हो। तो साथियों, वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल आपके लिए एक सटीक चीज मैं बताने वाला हूँ, जो अगर आप अपने खेत पर स्प्रे करोगे तो आपको उत्पादन में काफी फायदा मिलेगा। साथ में जो आपके यहाँ पर गेहूं के दाने का साइज है वो बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे कि आपको मंडी भाव तो मिलेगा लेकिन उत्पादन में भी आपको बहुत सारी तेजी होगी, या फिर आप ये कह सकते हो आप 1.5 गुना ज्यादा अपने खेत से उत्पादन निकाल सकते हो। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के अपन करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। जैसे कि किसान साथियों, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अभी आप देख सकते हो गेहूं की फसल इस स्टेज पर खड़ी है जहां पर ये बालियां बनना स्टार्ट हो चुकी है, मिल्किंग स्टेज है। अब हमें यहाँ पर क्या देना चाहिए जिससे कि हमारी फसल में उत्पादन अच्छा निकल सके। तो साथियों, सभी किसान साथियों ने बेसल में बहुत अच्छा खाद दिया भी होगा, बाद में पहले पानी पर भी दूसरे पानी पर भी बहुत अच्छा खाद दिया होगा। अब बहुत सारे किसान साथियों के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि अब हमें इस स्टेज में यूरिया दे देनी चाहिए। क्यों? कि बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं या फिर बहुत सारे दुकानदार हैं जो आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन साथियों अपने को इस स्टेज में यूरिया कतई नहीं देनी है। क्योंकि अगर आप इस स्टेज में यूरिया का आप कह सकते हो कि अगर डाल देते हो तो फिर आपको क्या होगा, क्योंकि मेन चीज यूरिया का होता है, बढ़वार में कार्य करता है ये। और अब अपनी जो फसल है, ये स्टेज है, इसमें यूरिया का थोड़ा सा भी काम नहीं है। क्योंकि अगर आप यूरिया दे दोगे तो फिर फसल की बढ़वार और हो जाएगी, थोड़ी हाइट ज्यादा हो जाएगी और जो इसका तना है वो लंबा हो जाएगा और जो उसकी मजबूती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। जिस वजह से अगर थोड़ी सी भी हाइट ज्यादा हो जाती है और अगर थोड़ी बहुत हवा चल जाती है तो फिर आपका ये जो गेहूं की फसल है वो कहीं ना कहीं बीत जाएगी या गिर जाएगी। इस वजह से जो आपकी फसल, जो बालियों में दाना बैठना चाहिए, जिस तरीके का उसका साइज बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा, बारीक हो जाएगा साइज। तो आपको जो गेहूं की क्वालिटी वो तो खराब होगी सही, साथ में आपको उत्पादन में काफी इसका फर्क हो सकता है। इसलिए आप किसी की भी बातों में ना आए, और जब आपकी फसल 60 दिन से ऊपर की अगर हो गई है तो हमें उसमें यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ऊपर से, ना ही हमें इसमें खाद के रूप में देना है, ना ही अपने को स्प्रे के रूप में देना है। बात करें कि साथियों इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती क्या है, तो वो है पोटास की। क्योंकि जब दाना बालियों में भर रहा है, जब ये अपन मिल्किंग स्टेज जो हो गई है, इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट पौधे के लिए होता है पोटास। तो हमें पोटास इसमें किस प्रकार या किस चीज के हिसाब से इसमें देना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही मार्केट में जाते हो, दुकानों पर जाते हो, तो दुकानदार आपको उनके हिसाब से जो आपको बताते हैं, अपने को वैसा नहीं करना है। क्योंकि दुकानदार तो उसका बिल बढ़ाने के चक्कर में रहता है, साथ में कंपनी वाले जो होते हैं वो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में आपको कुछ भी बता देते हैं, जिस वजह से आपका खर्च बढ़ता है। लेकिन आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताएगा कि आपके घर पर ही उपलब्ध हो और आप उसका आसानी से अपने खेत पर इस्तेमाल भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें अपने घर पर उपलब्ध होती है जिसका अगर हम अपने खेत पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपको खर्च बहुत कम हो जाएगा, साथ में आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अभी इस स्टेज में अगर हमें पोटास की आवश्यकता है तो बहुत सारे लोग आपको जो 50 किलो का बैग होता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, उसमें आपको उलझा देंगे कि आप इस स्टेज पर ये दे दीजिए, या फिर और भी कई मोलिक्यूल एक साथ, मतलब एक में अ, एक साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपको बोल देंगे कि इस टाइम पर अपने को दे देना चाहिए। आपको ऐसे किसी भी बातों में नहीं आना है, अपने को बिल्कुल थोड़ा सा फ्री रह के ठंडे दिमाग से सोच कर ही कोई सा भी डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर आप किसी की बातों में आ जाते हो, किसी दुकानदार की बातों में आ जाओगे तो फिर आपका खर्च बढ़ जाएगा और
आपको जो उत्पादन निकलने वाला है वो तो उतना ही रहेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को सही तरीके से चलाना है कि फालतू की चीज़ों में पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कंपनी वाला उसकी कमाई निकाल कर ले जाएगा, दुकानदार उसकी कमाई अलग निकाल लेगा, लेकिन आपको किसी तरह का कोई मुनाफा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें अब जो कंडीशन बनी हुई है, बिना खर्चे का हम इसमें से किस प्रकार अपनी बालियों का साइज लंबा कर सकते हैं, साथ में जो उसमें दाना बैठने वाला है उसका साइज बराबर अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि उत्पादन अच्छा हो सके। तो बात करते हैं सबसे पहली बात कि हमें बहुत सारे किसान साथी हैं कि जो पोटास की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए 05234 और 0050 जो होता है खाद स्प्रे के रूप में हम लेते हैं, तो कंफ्यूज रहता है कि हमें इस टाइम पर क्या देना चाहिए। तो साथियों, जो 05234 है जिसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है, तो ये जो प्रक्रिया है या फिर ये जो खाद है, हमको ये 60 दिन के पहले इस्तेमाल करना है, इसके बाद में इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जो फास्फोरस का कार्य है साथियों, तो फास्फोरस का कार्य भी जो इसकी वानस्पतिक ग्रोथ होती है उसमें इस्तेमाल होता है और पौधा उस टाइम पर उसका इस्तेमाल उसके हिसाब से करता है। लेकिन जब ये स्टेज हो चुकी है, मिल्किंग स्टेज आ गई है, इस स्टेज में फास्फोरस का उतना कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमें 05234 का इस्तेमाल अगर आप करना भी चाहते हो, तो जिन किसान साथियों की फसल 60 दिन से पहले की है या 60 दिन से कम अगर उसकी उम्र है, तो आप उसमें 05234 का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब जो स्टेज है, ये स्टेज आ गई है मिल्किंग स्टेज, तो हमें इस टाइम पर 0050 का इस्तेमाल करना है, जिसमें 50% अपना पोटास होता है, साथ में उसमें सल्फर भी होता है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना है। बात करें कि इसमें हमें और क्या चीज़ें ऐड कर देनी चाहिए, तो साथियों, अगर आपको लग रहा हो कि आपकी फसल, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप बिना कोई खर्चा किए भी अपने खेत पर यूरिया की पूर्ति कर सकते हो। क्यों? कि जो गेहूं की फसल है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो यूरिया ही है, या फिर यह कह सकते हो कि नाइट्रोजन है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो पत्तियां होती है, सबसे अहम रोल होता है गेहूं की फसल में इन पत्तियों का, और इन पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए हमें यूरिया की आवश्यकता जरूर पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमें इसमें बोरियों के हिसाब से यूरिया दे देनी चाहिए। तो हमें अब ये कह रहे होंगे कि मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि यूरिया नहीं देनी है, एक तरफ ये बता रहा हूँ कि आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ती है इस टाइम पर, क्योंकि ये जो पत्तियां हैं ये सबसे मेन रोल मतलब अहम रोल अदा करती है गेहूं की फसल में। क्योंकि जब तक आपकी जो गेहूं की फसल है वो कटाई नहीं हो या फिर अच्छे तरीके से बालियां बनकर सूख न जाए, तब तक ये पत्ती में पीलापन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हरी भरी, जैसे आप देख रहे हो, ऐसी हरी भरी बिल्कुल काले रंग की दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आपको ना कोई कंपनी वाला बताएगा, ना ही कोई दुकानदार बताएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे रामबाण इलाज है इसका गौमूत्र। साथियों, आपको उसमें नाइट्रोजन के साथ में और भी बहुत सारे तत्व हैं जो एक साथ उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसका अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो आप प्रति एकड़ पर 50 किलो अगर गौमूत्र का इस्तेमाल कर लेते हो, तो आपकी यूरिया की डिफिशियंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। साथ में आपके पौधे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें अनैच्छिक बढ़वार नहीं होगी, बिल्कुल जो बढ़वार हो रही है उसी तरीके से होगी, बल्कि वो जो बालियां है उसमें भी ये एक अहम रोल निभा सकता है। अब ये बात हो गई है कि हमने यूरिया की पूर्ति गौमूत्र के माध्यम से कर ली, इसमें बिना कोई खर्च के आप अपने खेत पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक हो गया 0050। दूसरी चीज हो गई अपने इसके साथ में कि हमने ले लिया है गौमूत्र। अब साथियों, आपने सुना होगा, या अगर आपने अभी तक भी नहीं सुना है, तो गेहूं की फसल में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर जो मिल्किंग स्टेज है, इस टाइम पर हमने अगर कैल्शियम नहीं दिया, तो फिर जो आपकी गेहूं की फसल का जो बालियों में दाना बैठता है उसका साइज सही तरीके से नहीं होगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि मिल्किंग स्टेज में कैल्शियम का रोल बहुत अहम होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाजार जाकर कैल्शियम नाइट्रेट खरीदना है, या फिर और भी किसी लिक्विड में जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती हो वो खरीदना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अगर अपने खेत पर कैल्शियम की पूर्ति करनी है साथियों, तो इसके लिए भी घर पर ही इसका जुगाड़ है। आप अपने घर पर बिना किसी खर्च के इसका अपने जो फसल है उसमें इसकी पूर्ति कर सकते हो। अब बात करें कि इसकी पूर्ति करनी कैसी है, तो उसके लिए साथियों, जो भुजा हुआ चूना होता है, आप अपने घर पर बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ पर ये उपलब्ध होगा। तो हमें प्रति एकड़ पर आधा किलो इसको एक रात को भिगो देना है। जब अपन स्प्रे कर रहे हैं उससे एक रात पहले
इसको भिगो देना है। सुबह इसका जो पानी निकलने वाला है उसको अच्छे तरीके से छान कर जो हमने घोल तैयार किया है, जो 50 लीटर का गौमूत्र का, उसमें इसको मिला लेना है। तो जो कैल्शियम नाइट्रेट की जो डिफिशियंसी है आपके खेत में, उसकी ये पूर्ति कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे किसान साथियों का कमेंट में मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम हमारी गेहूं की फसल में, जैसे मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है, चने के ऊपर, उसके बाद में तरबूज के ऊपर, कि हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या गुड़ का इस्तेमाल हम अपने गेहूं की फसल पर कर सकते हैं? तो बिल्कुल साथी, आप कर सकते हो गेहूं की फसल पर भी गुड़ का इस्तेमाल। अगर आपके पास अवेलेबल है पुराना से पुराना गुड़, जिसकी 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, बिल्कुल मटमेला काले कलर का, अगर आपके पास गुड़ है तो 1 से 2 किलो या 3 किलो प्रति एकड़ पर इसका भी आप घोल बनाकर अपने खेत पर इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। तो साथियों, ये एक घोल बन जाएगा। इस घोल को अगर आप अपने खेत पर स्प्रे कर देते हो तो मेरा दावा है कि जो आपकी गेहूं की खेत की बालियां हैं, इसकी लंबाई काफ़ी बढ़ जाएगी। साथ में इसमें दाने बहुत अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं और आपको उत्पादन में इसका एक अनैच्छिक, या फिर आप ये कह सकते हो बहुत अच्छा, इसको चमत्कारिक आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके जो साइज है वो भी बढ़ेगा, जिससे कि आपको मंडी भाव भी इसका बहुत अच्छा मिल सकता है। क्योंकि देखा होगा आपने मंडी में भी कि जो गेहूं की क्वालिटी है उसके ऊपर भाव डिपेंड करता है। तो अगर आप भी अपने गेहूं की फसल में अधिक भाव चाहते हो तो फिर एक बार जो मैंने प्रक्रिया बताई है इसको जरूर कर लें। साथ में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी बहकावे में नहीं आए और अपने जो खर्च है उसको सीमित रखें और उत्पादन अधिक बढ़ाएं। तो साथियों, ये जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने अन्य दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।